हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मैथमेटिकल लॉजिक्स। ये काफ़ी इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है और ऐसे ही करके पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में हम वीडियो बनाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ रहेंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं लेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और सारा चैप्टर भी आसानी से कवर हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक्स। ओके, मैथमेटिकल लॉजिक्स या इसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग ऑल्सो, है ना। तो रीजनिंग नाम से भी बोला जाता है और मैथमेटिकल लॉजिक नाम से भी इस चैप्टर को बोला जाता है। अब बस बात करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स, यानी लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, रीजनिंग यूज करनी पड़ेगी। कहाँ पर रीजनिंग यूज करनी है उसके बारे में बात करें तो रीजनिंग कहाँ यूज करनी है, किसमें रीजनिंग, किसमें लॉजिक्स लगाने हैं। तो लॉजिक्स या रीजनिंग लगानी है हमें स्टेटमेंट पर, और स्टेटमेंट कहाँ से बन के आएगा उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वो कौन सा, वो होता है हमारा असर्टिव, है ना। सबसे पहला सेंटेंस जो हम यूज करते हैं वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव या असर्टिव को दूसरा एक और बोलते हैं डेक्लरेटिव। ओके, डेक्लरेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस। दूसरा आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और चौथा सेंटेंस जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। इन चार टाइप के सेंटेंसेस को क्या, चारों टाइप के सेंटेंसेस को यूज करना है, सभी टाइप के सेंटेंसेस को मैथमेटिकल लॉजिक्स में यूज करेंगे तो नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा कौन सा सेंटेंस यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप वाला असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही यूज करना है। बाकी और तीनों सेंटेंसेस से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट है, अभी हम आगे चल गए, हम इसको स्टेटमेंट नहीं क्या बोलने वाले, सेंटेंस नहीं क्या बोलने वाले, स्टेटमेंट। तो अब जो स्टेटमेंट बनेगा मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर वो कौन बनेगा, वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ही बनेगा। अभी तो क्या होते हैं ये भी चेक करने के लिए आ जाता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा स्टेटमेंट नहीं होगा। तो उसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं, असर्टिव कौन से हैं, है ना, एक्सक्लेमेटरी या इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं। अगर ये पता होगा तभी हम उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे जिनमें पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा लॉजिक स्टेटमेंट है। ओके, तो लॉजिक स्टेटमेंट होने के लिए जैसे हमने पहले एग्जांपल इसमें बोल दिया, एग्जांपल लेने के लिए कि 6 इज अ प्राइम नंबर। ओके, 6 एक प्राइम नंबर है, ऐसा हमने बोल दिया। तो अभी ये कौन सा है, ये डिक्लेरेटिव है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है, तो हाँ डिक्लेरेटिव है। अब सेंटेंस सही है या गलत है वो अलग बात है। ठीक है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये डिक्लेरेटिव है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, सही इंफॉर्मेशन मिले तो भी चलेगा, गलत मिले तो भी चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये बोल दिया अर्थ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एक स्टेटमेंट है और ये सही स्टेटमेंट है, तो ये भी, और कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये भी सेंटेंस कौन सा रहेगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही रहता है। इसके बाद आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के वो सारे सेंटेंसेस जिनमें हमें कोई ऑर्डर, कोई कमांड के बारे में बोला जाए, या हम बोले या कोई हमसे बोले, ऐसा कोई सेंटेंसेस बनते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं ना, जिनमें कमांड, ऑर्डर वगैरह देखना पड़ता है। तो जैसे कि हमने बोल दिया प्लीज गेट मी अ पेन। इसमें क्या हुआ, इसमें कमांड दे रहा है, कोई बोल रहा है कि मेरे लिए पेन लेकर आओ, है ना, कमांड दे रहा हो गया। अभी सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड कोई सेंटेंस ले लें, जैसे कि हम लोगों ने बोल दिया शट द डोर, शट द डोर, ये भी क्या है, एक कमांड हो गया, है ना, ऑर्डर हो गया देना, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ज्यादा ध्यान दिमाग में रखना है, इसमें सिर्फ इतना बोलना है हमें कि
जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स साइन जो है वो यूज हो, तो उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया, वी आर गोइंग टू मनाली। ओके, तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ ना कुछ फीलिंग, किसी टाइप की फीलिंग का पता चलता है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में भी ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि क्वेश्चन मार्क है क्या वहां पर, अगर है तो इंटरोगेटिव है, कुछ पूछ रहा है क्या वहां पर, कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो इंटरोगेटिव है, नहीं तो इंटरोगेटिव नहीं है ना। तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इनमें डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, तभी हम बेसिक क्वेश्चन जो होता है बनता है कि बताओ लॉजिक स्टेटमेंट कौन सा है कौन सा नहीं है, उसका आंसर हम दे पाएंगे। ओके, तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस पता होने जरूरी है। अब इनमें से जो हमारे चैप्टर में सेंटेंस यूज होने वाला है वो कौन सा यूज होने वाला है, वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस, पढ़ लिया हमने, अब हम जानेंगे कि सेंटेंसेस के बाद जो चैप्टर में यूज होगा स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है ना, स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, किसको स्टेटमेंट बोलेंगे हम। चलिए, तो जैसे कि अब स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, सारे के सारे चैप्टर में एक ही चीज यूज होने वाली है, क्या, वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, असर्टिव, एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये तो होता ही है, और यही सिर्फ होता है सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स, है ना। एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा जो कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना, जो कि ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा वो सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, अब हम स्टेटमेंट बोलेंगे। अब इसमें बहुत सी चीजें समझना हमें पहले जरूरी है कि स्टेटमेंट में क्या क्या जानना है। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एवरी स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, है ना। हर एक स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर भी लिख सकते थे हम डेफिनेशन में, विच कैन सेंटेंस विच इज ट्रू और बोथ बट नॉट, इसके आगे बोल सकते थे बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, यानी कि एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे कंडीशन, ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे लॉजिक चैप्टर के अंदर। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि एवरी स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। और ये सीधी सीधी बात है, कोई भी स्टेटमेंट एक साथ दोनों हो ही नहीं सकता, है ना। तो कोई भी स्टेटमेंट एक साथ दोनों नहीं हो सकता। स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स बोथ साइमल्टेनियसली। और इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, ये होता है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, ये कंडीशन या ये लॉ जिसके कारण हम ऐसा बोल पा रहे हैं, ये कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आती है कि स्टेटमेंट, तो समझ लिया स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, यानी कि कोई स्टेटमेंट लिखा हमने, जैसे कि पिछले स्टेटमेंट यूज किया हमने, 6 इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 6 इज अ प्राइम नंबर इज अ स्टेटमेंट है, क्योंकि असर्टिव या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। अब पूछा गया कि स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू का मतलब उस स्टेटमेंट के बारे में पता करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स, 6 क्या प्राइम नंबर होता है, तो 6 नॉट अ प्राइम नंबर, यानी ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, फॉल्स। और फॉल्स को या तो फॉल्स पूरी स्पेलिंग से रिप्रेजेंट करेंगे, या एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, या जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि हमने यूज किया था अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
है ना। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये पूरा का पूरा ट्रू सेंटेंस है, यानी ट्रुथ वैल्यू क्या है इसकी, ट्रू है। टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रुथ वैल्यू समझ गए क्या होता है। ट्रुथ वैल्यू मतलब ये है कोई सेंटेंस का ट्रू या फॉल्स होना, है ना, जिसको हम एफ और जीरो या पूरा का पूरा फॉल्स से या ट्रू टी और वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कहलाती है किसी भी सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू। अब अगर एक कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम, वैलिड स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या बोलेंगे हम, इनवैलिड स्टेटमेंट। तो ये लिख लेते हैं, अ स्टेटमेंट या इफ अ स्टेटमेंट is known as valid statement, or if a statement is false, ये हटा देते हैं, if a statement is true, if a statement is false is known as invalid statement। ओके, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या कहलाता है, इनवैलिड स्टेटमेंट कहलाता है। ओके, तो समझ गए स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना। ऐसी कंडीशन जिसके कारण हम ऐसा बोल पा रहे हैं कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। और ट्रूथ वैल्यू ऑफ कोई स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उसको बताना उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कहलाती है। एग्जांपल्स हमने ये दो ले लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है स्टेटमेंट्स के टाइप ऑफ स्टेटमेंट। चलिए सबसे पहला टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो है वो है, सबसे पहला टाइप जो है स्टेटमेंट्स का वो है कौन सा, ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, ओपन स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट whose truth value is vary, जिसकी ट्रुथ वैल्यू वेरी करती हो, किस पर, वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कोई कंडीशंस के हिसाब से उसकी ट्रुथ वैल्यू वेरी करती हो, और which is not given in the statement। एक ऐसी कंडीशन पर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू, जो कि स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया है। ऐसे स्टेटमेंट को ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि हमने बोला x + 2 = 5, ठीक है। अब यहाँ अगर मैथमेटिकली देखा जाए, क्वेश्चन की तरह देखा जाए, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि x की वैल्यू जो है वो 3 आएगी, है ना। इसको आगे सॉल्व कर देंगे, 5 - 2 और x = 3, तो x की बोल देंगे 3। हाँ, ये ट्रूथ स्टेटमेंट, x की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट्स के केस में ऐसा नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं करना है, जैसा लिखा है उसको वैसा ही देखना है ना। कोई सॉल्यूशन, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, जैसा लिखा वैसे ही देखेंगे। अब देखा हमने कि x + 2 = 5 है, लेकिन x क्या है, x के बारे में नहीं बताया गया कि x एक नेचुरल नंबर है, कि x एक होल नंबर है, कि x एक नंबर ही नहीं है, कुछ और है, क्या है, x है क्या, x अननोन है, और अननोन वो है क्या नहीं पता। वही बोला हमने कि whose truth value is vary according to the condition। एक कंडीशन ये थी जिसमें x की वैल्यू 3 लेने पर, नेचुरल नंबर या होल नंबर लेने पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। यहाँ पर 3 रख देंगे x की जगह तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ बता ही नहीं है कि x की जगह रखना क्या है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, स्टेटमेंट नहीं पता कर पा रहे हैं कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। तो ऐसे स्टेटमेंट को ओपन स्टेटमेंट बोला जाता है। ओके, तो एक एग्जांपल हो गया ओपन स्टेटमेंट, जैसे हमने बोल दिया। दूसरा एग्जांपल, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक इजी सब्जेक्ट है, ओके, ऐसा हमने बोल दिया। अब ये स्टेटमेंट कौन सा है, ये भी एक ओपन स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि अगर मुझसे पूछेंगे कि मैथमेटिक्स कैसा सब्जेक्ट है, तो बोलेगा हाँ अच्छा इजी है, मजा आता है पढ़ाने में, पढ़ने में, है ना। लेकिन अगर वही चीज़ आपसे पूछा जाएगा, किसी और स्टूडेंट से पूछा जाएगा, तो वो हर कंडीशन में हर एक स्टूडेंट पर ये चीज़ वेरी करेगी, ये स्टेटमेंट वेरी करेगा, आंसर वेरी करेगा, उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स जो भी है वो वेरी करेगी,
है ना। तो ऐसा ऐसी जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट्स को हम ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या हो, तो ऐसा स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। इस तरह से ओपन स्टेटमेंट समझने में क्या है, जैसे कि जिसमें हम पता नहीं कर पाए कि क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n + n इंटू n + 1/2 ये ले लिया। ये पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया गया हमको। अब इसमें नहीं बताया कि n कौन है ना, n क्या है नहीं पता। जनरली हमें तो ये पता है कि n एक नेचुरल नंबर रखेंगे तो नेचुरल नंबर्स का सम लिखा हुआ है, लेकिन बताया नहीं क्वेश्चन में, हम क्यों समझे, क्यों क्यों अपना दिमाग लगाना है। घर पे जो लिखा है सिर्फ वही बताया, उसी के बारे में बताना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज देखेंगे और बोलेंगे कि n कौन है नहीं पता, n एक अननोन है, n के बारे में नहीं बता पा रहा है, तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ओपन स्टेटमेंट रहेगा। ओके, ये हो गया ओपन स्टेटमेंट। अब ओपन स्टेटमेंट के बाद आते हैं हम सिंपल स्टेटमेंट पर। सिंपल स्टेटमेंट क्या है, तो सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक सीधा एक स्टेटमेंट, एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को सिंपल स्टेटमेंट बोल दो तुम, है ना, सिंपल स्टेटमेंट बोल दो। अब सिंपल स्टेटमेंट में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या एग्जांपल ले लें डायरेक्ट सिंपल स्टेटमेंट के। एक स्टेटमेंट छोटा सा सिंपल स्टेटमेंट हो गया, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट ऐसा बोल दिया, तो ये कैसा एक सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट को सीधा ऐसे डिफाइन करेंगे, एक स्टेटमेंट पढ़ा हमने पूरा, और उस स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन जरूरी थी वो सारी की सारी उसी के अंदर दे दी गई है ना। कहीं बाहर किसी और दूसरे स्टेटमेंट पर जो डिपेंड नहीं करता, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही अपने आप में पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन है, किसी और स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए। तो एक ऐसा स्टेटमेंट क्या कहलाता है, सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है। ओके, तो ये सिंपल स्टेटमेंट कहलाएगा जिसकी कंडीशन, जिसकी इंफॉर्मेशन या जिसकी वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू बोले, है ना, मैथमेटिकल लॉजिक्स चैप्टर के हिसाब से बोले कि ट्रुथ वैल्यू किसी और स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं करती, तो ऐसा स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब इसके बाद आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट देखें। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कंपाउंड है, बना है किसी स्टेटमेंट से, है ना। तो कौन से स्टेटमेंट से बनेगा, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट से बना गया स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट से बनाया गया स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ये सिंपल स्टेटमेंट रहा और एक और सिंपल स्टेटमेंट इसमें लगा दिया साथ में, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। अब सिंपल स्टेटमेंट को यहाँ पर, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या है, ये सिंपल स्टेटमेंट यहाँ अगर कंपाउंड स्टेटमेंट का पार्ट बन गया है ना, तो सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट पार्ट बनने की वजह से इसको सब स्टेटमेंट भी बोला जाएगा। इधर पे क्या बोलेंगे हम, सब स्टेटमेंट, इसको भी इधर पे सब स्टेटमेंट, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट के सब स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, सब स्टेटमेंट हो गया। अभी और भी क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट भी इसको बोल सकते हैं। कंपोनेंट स्टेटमेंट में आगे क्या बोलना पड़ेगा, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट है, इधर पे भी ये दूसरा कंपोनेंट और तीसरा चौथा ऐसे करके काफी सारे जुड़े होंगे। और भी क्या बोल सकते हैं, ये कंपाउंड स्टेटमेंट के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं हम, ये कंपाउंड स्टेटमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी इस पे बेसिक क्वेश्चन ये बनते हैं कि लॉजिक स्टेटमेंट है कौन सा है कौन सा नहीं है, ये पूछा जाएगा। कौन सा ओपन स्टेटमेंट है, कौन सा सिंपल स्टेटमेंट, कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। इजी क्वेश्चंस है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस जैसे कि जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया, कैन यू स्पीक इन फ्रेंच। जैसे बोला कैन यू स्पीक इन फ्रेंच, तो ये स्टेटमेंट क्या, लॉजिक स्टेटमेंट है। सबसे पहली चीज क्या, ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये कौन सा स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, यानी हम लॉजिक चैप्टर के अंदर इसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते।
उसके लिए डिक्लेरेटिव होना जरूरी है। ओके, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। ओके, इसके बाद आया रोम इज इन द इंग्लैंड। रोम इज इन द इंग्लैंड, रोम जो है वो इंग्लैंड के अंदर है, ऐसा बोला गया। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट जिसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देखो दिख रही है, इसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, और ये साथ में असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हाँ, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। लेकिन अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो अलग चीज है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में बात करें, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, तो गलत लिखा है पूरा, रोम इज इन द इंग्लैंड, रोम इंग्लैंड के अंदर थोड़ी है, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा हमें, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है लेकिन लॉजिकल स्टेटमेंट तो है। ओके, ऐसे आंसर देंगे। अभी डू यू वर्क प्रॉपरली से बोला गया, डू यू वर्क प्रॉपरली, तो ये क्या है, ये पूछ रहा है ना, डू यू वर्क प्रॉपरली, तो फिर ये क्या लॉजिकल स्टेटमेंट है, नहीं है, लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। अब आगे ऐसा बोल दिया इस तरह से, रे वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच, वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच, तो क्या ये असर्टिव है, लॉजिकल है, नहीं है, लॉजिकल नहीं है। अब ऐसा बोल दिया गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20, तो क्या ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट कहलाएगा, है ना। क्यों कहलाएगा लॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें बता रहा है कि ये वाला नंबर इसके इक्वल होगा। अब होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो है कि एक नंबर दूसरे के इक्वल बता रहा है, सारी इंफॉर्मेशन है, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है हमें समझने के लिए, यहीं पर सारी चीजें बता रहा है। अब सही बताया या गलत बताया अलग बात है, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट। अब बात करेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू की, तो ट्रुथ वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी, है ना। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, इसमें क्या होगा, अब इधर भी हेल्प मांग रहा है, कमांड है ये, है ना, सॉरी हेल्प मांग रहा है, ये किसके अंदर आ जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा, तो फिर ये भी एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि कौन से लॉजिकल स्टेटमेंट होंगे, कौन से लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होंगे। ओके, इस तरह से आंसर देना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। अब अगर पूछा गया तुमसे कि ओपन स्टेटमेंट कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, या कौन सा इनमें से ओपन स्टेटमेंट है, अब जैसे कि हमने बोल दिया पाई इज अ रियल नंबर, पाई इज अ रियल नंबर, ये बोल दिया, तो क्या पाई इज अ रियल नंबर, पाई एक रियल नंबर है, तो पाई एक रियल नंबर तो है, करेक्ट है, और ये सेंटेंस कैसा है, डिक्लेरेटिव है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अभी पूछा गया है कि ओपन, अभी हमें यहाँ के बाद से ओपन के एग्जाम्पल देंगे, ओपन पूछा है, तो क्या ये ओपन स्टेटमेंट है, तो ओपन स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो पाई के बारे में बताया गया, पाई एक नंबर भी है और रियल नंबर भी है, बताया गया है। ओके, चलो इसी तरह जैसे कि हमने लिया x + 3 = 10, तो ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं, x + 3 = 10, क्या ये एक ओपन स्टेटमेंट होगा, तो ये एक ओपन स्टेटमेंट होता है, क्योंकि इसमें x क्या है ये नहीं बताया गया, तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है। इसी तरह और पूछा गया तुमसे कि बताइए 4 इज अ इवन नंबर, 4 क्या इवन नंबर है, तो 4 के बारे में बताया गया कि 4 एक नंबर है और इवन नंबर है, तो और स्टेटमेंट भी एक ट्रू है, ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू है, लेकिन ये एक ओपन स्टेटमेंट नहीं है। और ओपन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू के बारे में तो हम वैसे भी बात ही नहीं कर सकते, तो फॉल्स होगा कि ट्रू होगा। ओके, इस तरह से और एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि हम कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में पूछे, कंपाउंड स्टेटमेंट कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, तो जैसे कि एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दो एग्जांपल लिख दिया हमने, 4 और 5 स्टूडेंट्स did not attend the class, एक ये लिख दिया, और दूसरा ये लिखा है कि राजू लाइक टी बट नॉट कॉफी। तो कुछ इस तरह समझना है इस स्टेटमेंट को कि हम स्टेटमेंट देखेंगे और हम ये सोचेंगे क्या इस स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट्स में, दो सिंपल स्टेटमेंट में तोड़ सकते हैं क्या,
तो अगर ऐसा सोचेंगे तो पहले अगर हमने ये देखा 4 और 5 स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड द क्लास, है ना, तो ये असर्टिव है, सबसे पहली चीज असर्टिव है। ओके, अब कंपाउंड है क्या, तो दो सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बन रहा है क्या, तो इसको देखेंगे क्या ये तोड़ पा रहे हैं क्या हम इसको, तो हाँ इसको हम क्या इसको हम दो में तोड़ पाएंगे, तो नहीं, इस वाले फर्स्ट स्टेटमेंट को हम दो स्टेटमेंट्स में नहीं तोड़ पाएंगे, यानी कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होगा। इसी तरह इसमें राजू लाइक टी बट नॉट कॉफी, इसको दो में तोड़ सकते हैं, राजू लाइक टी और राजू नॉट लाइक कॉफी, ऐसा हो जाएगा, दो स्टेटमेंट टूट जाएंगे और दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स में टूटेगा, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमें पहचानना है कि कौन से ओपन स्टेटमेंट है, कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट है और कौन से सिंपल स्टेटमेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। इसके बाद आगे लॉजिकल कनेक्टिव्स वगैरह पढ़ने हैं और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो वहाँ से टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लॉजिकल, ज़्यादा लॉजिकल बन जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगली वीडियो में उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।